एक अपडेट आ रहा है कि निचली अदालत से सलमान खान को जो सज़ा मिली थी चिंकारा मामले में, उसमें अब राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है। ये एक अपडेट आ रहा है। मंधाना में एक स्पाइक ज़रूर देखने को मिला है 51 रुपये के स्तरों पर, लेकिन ये शेयर में जो अपर फ्रीज है ये सुबह से ही लगा हुआ है। लेकिन एक अपडेट ये है कि सलमान खान, जिनको जो है जो चिंकारा मामला 17 साल पुराना मामला चल रहा है, उस मामले में अब बरी कर दिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि उनको बरी कर दिया गया। हालांकि निचली अदालत ने उनको 1 साल की सज़ा दी थी। काफ़ी समय से इस केस पर केस अदालत चल भी रहा है, और जो अपडेट है वो ये है कि सलमान खान को यहाँ से बरी कर दिया गया, राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। ये एक अपडेट आ रहा है। मंधाना इंडस्ट्री आपके सामने है, करीब 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। जो एक स्पाइक है वो सुबह से देखने को मिला। इनफैक्ट पॉजिटिव जो न्यूज़ फ्लोज है वो तो नेगेटिव थे, एक डिफॉल्ट रेटिंग दी गई है, लेकिन उसके बावजूद शेयर में एक बाइंग है, और बाइंग के बाद शेयर अपर फ्रीज पे कामकाज कर रहा है। एब्सोल्युटली। जो खबर यहाँ पर काफ़ी समय से मंदाना इंडस्ट्रीज़ को नीचे खींची हुई थी वो ये थी कि कंपनी का जो रिटेल बिजनेस है, जो कि बीइंग ह्यूमन के नाम से आता है, जिसके प्रमोटर है सलमान खान, उसे अलग करने की बात हुई थी, जिसके बाद लगातार हमने 12-14 सेशंस तक लोअर सर्किट्स देखे। लेकिन ये जो ब्रीदर मिला है सलमान खान को, उसके बाद एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आप मंदाना इंडस्ट्रीज़ के शेयर पर देख पा रहे हैं। अब 5% ऊपर ये 51.75 के लेवल्स पर ही ट्रेड करते हुए मंदाना इंडस्ट्रीज़ का नजर आ रहा है। आपको कैसा लगता है अभी मंदाना इंडस्ट्रीज? विकास, क्या सलाह देंगे जो भी इन्वेस्टर्स अभी निवेशित है यहाँ पर और काफी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रॉय रहा है ये पिछले 1 महीने में अगर देखा जाए तो? देखिए साक्षी, मैं तो कहूंगा कि ये जो बढ़त दिखी जा रही है बिल्कुल एग्जिट करने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कंपनी फंडामेंटली कमजोर है, और जिस तरह से रेटिंग्स भी काफ़ी खराब आई है, ये जो एक नीजक सेंटिमेंटल एक रिएक्शन आया है सलमान खान के जो ऊपर केस के कारण, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है इस स्टॉक से निकल जाने का। और देयर आर अमटीन नंबर ऑफ कंपनीज इन द टेक्सटाइल स्पेस जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छी हैं, तो मुझे लगता है इससे निकल के उन सब कंपनियों में निवेश करना चाहिए। जी चलो, 17 साल पुराने हिरन शिकार मामले में ये जो राहत है, इस खबर के बाद मंधाना आपने देखा अभी भी, और जानकारों की राय भी सुनी, क्या करना चाहिए इसके ऊपर। चलिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरविंद है, कुदरा से मौजूद है हमारे साथ। अरविंद जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हेलो जी अरविंद जी, सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। जी अरविंद, आवाज मिल रही है, पूछिए अपना सवाल। जी सर, बोल रहे थे कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है एट द रेट ऑफ 836 रुपये। ओके। क्वांटिटी है 71। जी, नजरिया क्या आपका? जी, और फिर से सर और शेयर है मेरे IDBI बैंक के हैं। ओके विकास, इनका सवाल जी 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 विकास, इनका सवाल रिलायंस पर है और IDBI बैंक, इन्होंने शायद दूसरा नाम लिया। रिलायंस में आसपास ब्लॉक डील भी हुई थी करीब 14-14.5 लाख शेयरों की, और IDBI बैंक में बोर्ड की तरफ से जो मंजूरी आई है फंड रेजिंग को, इन दोनों न्यूज़ फ्लोज के बीच में आपकी राय क्या कहती है? क्या कर सकते हैं रिलायंस में भी और साथ साथ IDBI बैंक में भी? देखिए, जहां तक रिलायंस का सवाल है, जो इस क्वार्टर के नतीजे आए बेहतरीन नतीजे थे। मेरे ख्याल में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया, और नतीजे के बाद स्टॉक में स्पाइक भी देखा। बट देखिए, लंबी अवधि में स्टॉक ने पिछले 3-4-5 सालों में इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं बना के दिए, तो सबको एक अंडर परफॉर्मेंस की फीलिंग है। बाकी बाजार बहुत अच्छा चल चुका है, बाकी सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस लिहाज से थोड़ी एक निराशा बिल्कुल है। बट अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे यहाँ से लगता है रिलायंस में बहुत अच्छे अपसाइड्स आने चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड। इन्होंने बाइंग भी एक अच्छे लेवल्स पे की हुई है, मुनाफे पे भी बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक भी उन्होंने चूज किया है IDBI बैंक, अच्छी बैंक, और जिस तरह से सरकार ने एक इंडिकेशंस दिया है कि इसको भी एक एक्सिस बैंक की तर्ज पे एक डाइवेस्टमेंट इसका हो सकता है, जो कभी भी आए, मतलब हो सकता है उसमें टाइम लगे, बट जब कभी भी ऐसा होता है तो ये बैंक बिल्कुल रीरेट होना चाहिए, और यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड्स देखे जा सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड इवन ऑन IDBI बैंक एट द करंट लेवल्स। जी बिल्कुल, तो लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है तो रिलायंस और IDBI बैंक दोनों पर ही बने रहे, स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकती है। हरविंदर जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से। नमस्कार हरविंदर जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी हरविंदर जी, पूछिए। नमस्ते मैडम, मेरे पास 7 शेयर है HDFC बैंक के 647 या 43 के रेट पे। चलिए, बहुत अच्छे मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं, कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी बताइए, अब क्या करना चाहेंगे? तो मैडम मुझे क्या करना चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं?
Sure, मैं तो रुक आपको सकता हूँ, मुझे भी जरूरत नहीं है पैसे की। ऑल राइट, ठीक है। मिस्टर सेठी, क्या सलाह देंगे? काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर एचडीएफसी बैंक में काफी निचले लेवल्स पर खरीदारी की हुई है, क्या सलाह देंगे? अभी इनको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है? देखिए साक्षी, एक बेहतरीन बैंक इन्होंने चूज किया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे अच्छा जो स्टॉक है, सबसे अच्छा बैंक है वो ये है, और इन्होंने एक अच्छे लेवल्स पे लिया हुआ है, प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं। ये स्टॉक से इनको लंबी अवधि में बने रहेंगे तो एक तो टेंशन नहीं रहेगा और बिल्कुल स्टेडी और कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरी राय में बिल्कुल इनको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए और यहाँ से अपसाइड्स भी देखने को मिलेंगे। बट ठीक है, रिलेटिव परफॉर्मेंस हो सकता है, जो मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स है वो यहाँ से ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, बट वहाँ पे मॉनिटर करने की जरूरत होगी, रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे सेफली इनमें बने रह सकते हैं, यहाँ से कंसिस्टेंट रिटर्न इनको आते रहेंगे। जी, इस बीच एक खबर आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को नोटिस भेजा है। रादर यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है वो ये भी है कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही है कि विजय माल्या ने पूरी तरह से जो भी बातचीत थी वो नहीं की है, या फिर पूरी तरह जो सच था वो नहीं बोला है। और इसी डिटेल के बाद फॉलोअप जो होगा वो ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को नोटिस भेजा है। तो लोन डिफ़ॉल्ट का जो मामला है उसी मामले में ये नोटिस भेजा गया है, और उसी मामले में ही बैंक्स ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताई है कि जो भी जानकारी उन्होंने दी है वो पूरी नहीं दी है और पूरा सच नहीं बोला गया है। जो अगली सुनवाई है वो 4 तारीख को यहाँ पर हो सकती है। ये एक और अपडेट आ रहा है, लेकिन अहम इसलिए भी है क्योंकि लगातार खास तौर से बैंक्स के ऊपर जो प्रेशर है बढ़ते एनपीएस को लेकर, और कई ऐसे बैंक्स हैं जिनके रिकॉर्ड एनपीएस भी रादर जो अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद है, ये एक और अपडेट है। लेकिन हाँ, जो बैंक्स के एनपीएस हैं वो अपने रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास आए हैं, और रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास एनपीए होने की वजह से फर्दर प्रेशर है कि अपने एनपीएस को ईज आउट किया जाए, जिसके मद्देनजर अब जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको लेकर बैंक काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। विकास, अब क्या कहना चाहेंगे? पूरे ही बैंकिंग स्पेस पे तो एक प्रेशर है ही एनपीएस को लेकर। अगर आप एक्सिस बैंक के नंबर भी देखें तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड एनपीएस के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। दूसरा, पिछली तिमाही में जिन बैंकों के, सरकारी बैंकों के एनपीएस बहुत हाई लेवल पे थे, इस तिमाही में अनुमान तक थोड़ा सा ईज आउट होगा, लेकिन अभी भी जो सेलेक्टिव बैंक्स के नंबर आए शुरुआती दौर में उनके एनपीएस भी बढ़कर आए हैं। और उसी के अगर रेफरेंस में बात करें तो एक खबर ये भी आ रही है कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि विजय माल्या ने पूरा सच नहीं बोला है। तो इन सब चीज़ों को कोरिलेट किया जाए तो क्या आपका व्यू है विजय माल्या की रिमेनिंग ग्रुप कंपनीज के ऊपर भी और साथ साथ बैंक्स के ऊपर भी? देखिए, जहां तक विजय माल्या की जो ग्रुप कंपनीज है, मेरी राय में निवेशकों को बिल्कुल उससे दूर रहना चाहिए। जो एक सिंगल स्टॉक जो कि पहले इनके कंट्रोल में था, अब डियाजियो के कंट्रोल में, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वही एक स्टॉक है जो एक रडार पे होना चाहिए और वहां पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। और बाकी जहां तक बैंकों का सवाल है, मोर और लेस जो विजय माल्या के डिफॉल्ट का ऑलरेडी प्राइस दिन है बैंकों में, और बैंकों के जो नतीजे आए हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे लगता है सिर्फ इंडसइंड बैंक के जो नतीजे थे वो काफी अच्छे थे। बाकी जो दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक्सिस के तो काफी खराब थे, कोटक के भी बिलो एस्टिमेट्स या इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे। तो इन सबको देखते हुए प्रेशर बिल्कुल बना रहेगा, बट जिस तरह का एक मोमेंटम पीएसयू बैंकों में देखा जा रहा है, मुझे लगता है पीएसयू बैंकों के लिए द वर्स्ट वुड बी ओवर, और यहाँ से हो सकता है इस क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर से एक अपसाइड अच्छी दिखनी चाहिए। तो आई वुड गो विद पीएसयू बैंक्स एट द करंट लेवल्स। ओके, असीम मौजूद भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। असीम, सुप्रीम कोर्ट से जो बैंक से बात कही है, ये कई सारी जानकारी विजय माल्या ने छुपाई है, ये सच नहीं बोला है, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, बैंकों ने एक कॉन्टेम्प्ट पिटीशन जो है विजय माल्या के खिलाफ दायर की थी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने आदेश दिया था कि अपने सारे एसेट्स का जो बाहर है और जो देश के अंदर है उनका जो संपत्ति जो है उनका ब्यौरा जो है बैंक्स को दे, और साथ ही साथ उनको ऑफर जो है बैंक जो है कंसीडर करे। लेकिन बैंक्स ने उनके अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाला था। बैंक्स का कहना था कि उन्होंने अपनी सारी एसेट्स के बारे में जानकारी जो है छुपाई है, सारी जानकारी जो है वो नहीं दी है। तो इस पर जब आज सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को जो है बैंकों की याचिका पर विजय माल्या को नोटिस भेजा है। 4 हफ्ते के बीच में उनसे जवाब मांगा कि क्या उनके ऊपर कार्रवाई जो है क्यों ना की जाए। कंटेम्प्ट कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका आदेश का पालन करने के तौर नहीं किया उन्होंने, तो क्यों ना उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसको हफ्ते में 4 हफ्ते के अंदर विजय माल्या को कोर्ट को जवाब देना है। क्या डियाजियो का जो पेमेंट मिला है उसको लेकर ही बातचीत की गई है?
देखिए सारे इश्यूज थे बैंकों ने रेज किए कंपनी को लेकर के। खासतौर पे उनका ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ अपनी जो एसेट्स है वो डिक्लेयर किए हैं, ट्रस्ट में जो उनकी एसेट्स थी उनको उन्होंने अपना नहीं माना है, वो डिक्लेयर नहीं किया है। कई इनको पेमेंट जो है वो मिलने वाली थी, डीआरजीओ से एक डील की पेमेंट मिली थी, उसको डिक्लेयर जो है वो नहीं किया था। तो इन सारी इश्यूज को बैंक ने अपनी पिटीशन में डाला है। तो उसकी पिटीशन पर आज सुनवाई करते हुए बैंक ने जमालिया को नोटिस भेजा, 4 हफ्ते का टाइम जो है उनको दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस पूरे अपडेट के लिए।